लास्ट टाइम हमने सिलसिला जो है वो शुरू किया था, मुख्तसरन उसका तारुफ भी साफ करा था जो, और मज़ीद उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है वो शोबे तिब से है, और तिब का ताल्लुक़ जो है वो जिसमें इंसानी के साथ है, तो जिसमें इंसानी को समझना जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसे हम समझने के लिए जो है इस सिलसिले को हमने शुरू किया है। ये कंबाइंड स्टडी होगी जिसमें हम अनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी तीनों चीज़ों को जो है वो कंबाइन लेके चलेंगे, क्योंकि इतना तो हमारे पास वो टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज़ को जो है फर्दर जो है और डिटेल में जो है वो लेके चले। तो हम एक कंबाइंड स्टडी जो है उसको कंडक्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। ह्यूमन बॉडी के हवाले से लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें मुख्तसरन मैं उसको टच करते हुए जो है वो फिर आगे चलता हूँ। हमारे सामने जो है वो ह्यूमन बॉडी है बेसिक। हमारे पास जब इंसान सामने होता है तो हमारे सामने जो हम ज़ाहिर आँख से जब उसे देखते हैं तो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आता है। हम उस स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं कि उसके आधार को हमने क्या क्या नाम देने हैं या दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक हेड है एक ह्यूमन बॉडी का, उसके बाद ये नेक आती है, और ये फिर नेक से नीचे जो है वो एक ट्रंक पार्ट है जिसे हम ट्रंक कहते हैं। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक को हम चेस्ट कहते हैं और दूसरे को हम एब्डोमेन कहते हैं। इन दोनों को हिस्सों को जो है जो चीज़ बीच में दोनों को पार्टीशन करती है, तकसीम करती है, उसे हम डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसमें पेट के नीचे वाले अज़ा ऊपर वाले अज़ा जो है वो अलग अलग होती है। ये दो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं। इन्हें लिम्स भी कहते हैं, यानी अपर लिम्स। ये दो लोअर लिम्स, और सेंटर में हमारे पास एक एरिया है पेल्विक रीजन हम इसे कहते हैं, पेल्विस, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये नेक और ये हेड, ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर था। जनरल स्ट्रक्चर जो है इंसान का जो है हमें सबको पता है कि इसकी बुनियादी इकाई जो है वो सेल है। यानी ये जो सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी है उसकी इकाई जो है वो सेल है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी और फंक्शनल यूनिट भी सेल ही फंक्शन भी सारे परफॉर्म करता है, और सेल ही मिल के स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। यानी सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट बॉडी। मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो मिलकर फिर टिश्यूज बनाते हैं। मुख्तलिफ टिश्यूज जो हैं वो मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं जब मिलते हैं वो मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा मौजू रहेगा थ्रू आउट हमारी इस स्टडी में। हम सेल से टिश्यूज, ऑर्गन और सिस्टम, जो सिस्टम एक बॉडी में परफॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो नॉर्मली कैसे चल रहा है, ये हम उसकी फिजियोलॉजी होगी। पहले उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे, फिर उसका नॉर्मल फंक्शन यानी फिजियोलॉजिकल उसका फंक्शन देखेंगे, फिर उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हुई हैं, पैथोलॉजी क्या पैदा हुई है, बीमारी क्या हुई उस सिस्टम में पैदा हुई, कैसे रोनुमा हुई, उसका फिर इलाज का वजह क्या होगा। हम इस तरह से उसकी पैथोलॉजी को भी साथ साथ टच करते हैं। अभी हम जो पहला सिस्टम है उसकी तरफ आते हैं।
सबसे पहले हम जिस सिस्टम को आज हम स्टार्ट करेंगे वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी में एक बहुत अहम फंक्शन जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, हम इसी से जो है स्टार्ट लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लफ्ज़ यहाँ पे हमने पहले ही लिया ब्लड। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड क्या, आज जो है वो ब्लड पे हमारी गुफ्तगू जारी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्लड के हवाले से। ब्लड हम उपनाम में कहते हैं एक स्याल मादा है, एक ऐसा मादा है जो कि स्याल है, यानी जो बहता है। स्याल हम कहते हैं बहने वाली चीज़ को। और ये अगर टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड लेते हैं उसमें ब्लड जो है बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक उसका पार्टिकल्स और दूसरा उसका प्लाज्मा। ब्लड के हम स्टार्ट में कह सकते हैं कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो दो हैं। एक इसके जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम कहेंगे सेल, और दूसरा जो इसका स्याल मादा होता है इसे हम कहेंगे प्लाज्मा। यहाँ हम सेल्स को लेते हैं। सेल्स वाला जो पार्टिकल वाला हिस्सा है वो तीन अज्जा पर मुश्तमिल होता है। उसमें WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, WBC और प्लेटलेट्स। सेल्स वाला जो हिस्सा है वो उसमें तीन किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब हम लेते हैं जी रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल्स जो हैं सुर्ख रंग के होते हैं, ज़ाहिर है वो नाम से ही जाहिर है कि वो रेड किस्म के रेड कलर के होते हैं। और रेड ब्लड सेल का जो मेन फंक्शन है बॉडी में, सबसे पहले हमें उसका फंक्शन देखना है कि वो क्या फेल का अंजाम देता है। जो मेन फंक्शन है RBCs का वो बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना है, यानी बॉडी में जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो RBCs के ज़िम्मे होती है कि वो ब्लड वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां उसकी डिमांड होती है। तो फंक्शन हमारे सामने क्या आया, ये कैरियर है O2 का, यानी RBCs जो है उसका फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ लेके जाता है। RBCs के बारे में थोड़ी सी और मज़ीद हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ RBCs जो है बॉडी में, टोटल नंबर ऑफ बॉडी में जो है RBCs के वो 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये टोटल नंबर है RBCs का जो एक ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। इसका जो नॉर्मल साइज है वो 7.4 क्यूबिक मिलीमीटर। इसी में हम RBCs के हवाले से ये देखते हैं कि आयरन जो है वो RBCs में ही
आयरन पाया जाता है जिसका पीरियोडिक टेबल में हम Fe से जिसे जो है डिटरमाइन करते हैं, और ये आयरन ही हीमोग्लोबिन कहलाता है, जिसे हम टेस्ट में Hb एक परसेंटेज के साथ जो है वो लेते हैं कि फलाने शख्स में इतनी Hb है, अब उसकी इतनी Hb हो गई है। तो ये Hb का असल में इसी का काम जो है वो कैरी करना होता है। यही चीज़ जो Hb है यही O2 को कैरी करती है। इसके बाद हमारे पास है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है इनका जो फंक्शन है, सबसे पहले आप फंक्शन देखते हैं। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। इनका क्या काम है बॉडी में, ये मुदाफियती निज़ाम जो है वो बनाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाना, जो बाहर से कोई भी इन्फेक्शन इंसान पे हमला करते हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, वायरस बैक्टीरिया हमला करते हैं, तो ये जो WBCs का बनाया हुआ डिफेंस मैकेनिज्म है ये उनके खिलाफ जो है वो हरकत में आता है और जिस्म की हिफाजत करता है। ये टोटल नंबर इनके जो है वो 7,000 से 11,000 की तादाद में टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ WBC इन बॉडी, ये 7,000 से 11,000 क्यूबिक मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये इसकी टोटल नंबर होते हैं WBCs के बॉडी में। जब इसकी कमी हो जाए, जैसे हमने RBCs को देखा, अगर RBCs में की कमी हो जाती है तो हमारे सामने जो बीमारी सबसे ज़्यादा जो सबसे एक अलामत के तौर पे हमारे सामने आएगी वो अनीमिया आएगी, यानी खून की कमी। जब इसकी कमी हो जाती है RBCs की तो बीमारी क्या सामने आती है, खून की कमी, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। इसी तरह जब WBCs की कमी होगी तो कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वह इंसान की कमज़ोर हो जाएगी, कुव्वत मुदाफ़ियत तबाह हो जाएगी। कुव्वत मुदाफ़ियत तबाह हो जाएगी तो इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा वायरस और बैक्टीरिया जो है वो असरअंदाज होंगे और उसे बीमारी में मुब्तला कर देंगे। थर्ड हमारे पास हिस्सा जो था, जो पार्टिकल वाला खून का जो हिस्सा था, उसमें से हमारे पास अब तीसरा रह गया जो प्लेटलेट्स पे मुश्तमिल है। प्लेटलेट्स जो हैं इनका जो फंक्शन है, जैसे हमने पहले उनके फंक्शंस को डिस्कस किया, इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग है। ये खून को गाढ़ा रखते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इसके जरिए होती है प्लेटलेट्स के लिए। इसका मेन फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग। अगर ये खून को गाढ़ा ना करें, ब्लड को क्लॉट ना करें, तो कहीं भी जख्म लग गया, कट लग गया, या कहीं से भी खून का जरियान जो है वो शुरू हो गया, बहना शुरू हो गया, अगर ये क्लॉटिंग ना करें, वाइट प्लेटलेट्स जो है वो कम हो, तो फिर वो खून रुकेगा नहीं और वो जारी रहेगा और सारा खून जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स कम हो, प्लेटलेट्स कम जो है जो मैंने अपने मुशाहदे में देखे वो बहुत ज़्यादा बुखारों में सबसे ज़्यादा कम हो। आपके पास जो प्लेटलेट्स की कमी आती है देखने में, कुछ सबसे ज़्यादा बुखारों में देखने में आती है। और पिछले इस 1-1.5 साल में हमने देखा कि टाइफाइड में भी
इसके अलावा डेंगू में और अब कोरोना में भी जब बुखार होते हैं तो उनमें प्लेटलेट्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए। प्लेटलेट्स के गिरने की वजह, जब बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स गिरते हैं तो आपने खुद भी देखा होगा, जानते हैं तमाम अतिबाम से तो भी वाकिफ़ है कि जब हमने देखा डेंगू में जब बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स इन लोगों के कम हो गए तो उनके नाक मुंह से खून जो है वो बहना शुरू हो गया। इसी तरह अभी जो कोरोना में भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनमें भी आखिरी स्टेज में जाकर ये कंडीशन जो है वो देखने में आती है कि जब क्लॉटिंग सिस्टम जो है बिल्कुल तबाह हो गया, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर गए तो आँखों से, कान से, नाक से, मुँह से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट, खून पतला हो जाता है, खून पतला हो जाता है, ब्लीडिंग गाढ़ा क्लॉटिंग जो गाढ़ेपन से ही आनी है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती। इसके बाद हमारे पास आता है जो प्लाज्मा। एक डॉक्टर छोटी सी पूछी थी जी, इसमें को लिखा है कि आरबीसी जो है वो 4.5 मिलियन होते हैं 1 क्यूबिक एमएम में। जी, तो यानी कि अगर ब्लड का छोटा सा हम एक ड्रॉप लेंगे तो उसमें इतने सारे जी जी उतने इतने सेल्स होंगे। ठीक है। तो जब हमने दूसरे नंबर पर देखा है कि उसका साइज़ जो है, उसका साइज़ इतना ज़्यादा होगा तो उसके उसमें कैसे आएंगे ये? इसमें मतलब फॉर एग्जाम्पल आरबीसी का साइज़ 7 क्यूबिक एमएम होगा, सॉरी एमएम क्यूबिक माइक्रोन, CUBIC क्यूबिक माइक्रोन, इसका साइज जो है 7.4 क्यूबिक माइक्रोन होगा। अच्छा, अब हम आते हैं ब्लड के जो दूसरा पार्ट है जो प्लाज्मा वाला है, उसको देखते हैं कि उसमें जो प्लाज्मा है इसका काम जो है वो प्लाज्मा में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। मेनली जो है उसमें एल्ब्यूमिन, और ग्लोबुलिन और इस प्रोटीन का मेन जो काम है वो टिश्यू बिल्डिंग है। यानी डिफरेंट सेल्स जब आपस में मिलके टिश्यूज बनाते हैं तो उसकी बॉन्डिंग में जो है वो ये प्रोटीन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी प्लाज्मा के ज़िम्मे होती हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं। टिश्यू बिल्डिंग इन्हीं प्रोटीन्स के ज़िम्मे है। जिसम में एंटीबॉडीज़ जो हैं यही बनाती हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़अत इंसान की बनाने में काम आती है। आखिर में एल्ब्यूमिन और दूसरा क्या? ग्लोबुलिन, GLOBULIN। सर ये प्रोटीन सब पूरी क्या लिखा है? प्लाज्मा के नीचे प्लाज्मा ये प्रोटीन यानी कि एरो के सामने प्रोटीन के आगे टिश्यू बिल्डिंग में प्रोटीन्स ये कहाँ यूज़ होती हैं बॉडी में? ये टिश्यू बिल्डिंग में यूज़ होती हैं और एंटीबॉडीज बनाने में यूज़ होती हैं। डॉक्टर ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे प्लाज्मा और सेल में? इसमें ब्लड है जैसे तो हाँ, ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं और उसको एक मैक्सिमम स्पीड पे वो घुमाते हैं तो उसमें पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा अलग हो जाता है। वो अगर हम इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो बैठ जाएंगे, वो सेल होंगे। वैसे भी अगर आप सिरिंज में डाल के या जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्टिंग वाली ट्यूब है, उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए एक वर्टिकल रख दें एक ही जगह पे, तो थोड़े आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम वो
बैठना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में तो फ़ौरन ही प्लाज्मा और पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। वैसे भी अगर रख दिया जाए तो 2-4 घंटे में के बाद अब आप जब देखेंगे तो पार्टिकल्स नीचे जमे हुए होंगे और ऊपर पानी आपको जो है वो अलग नजर आएगा, बिल्कुल अलग होता वो जो लिक्विड बेसिकली पानी होगा वो प्लाज्मा। वो प्लाज्मा। और जैसे वाइट ये जो प्लेटलेट्स आपने कहा कि थिकनेस को वो करते हैं, तो ये कम होंगे तो भी गलत होगा कि वो हाँ, ये कम जब गिरते हैं, ये कम होते हैं तो तभी प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा होंगे तो भी जैसे वो कहते हैं क्लॉट वो जो हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो थ्रोम्बोसाइट्स की तरफ जाते हैं। इससे बेसिकली थ्रोम्बोसिस जो है जो थ्रोम्बोसाइट्स भी इसे कहते हैं, प्लेटलेट्स को, जो हमने यहाँ पे इसको इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जा सकता है, यानी जमाने वाले। थ्रोम्बोसाइट्स के जमाने वाले। और जब ये कम होंगे तो नहीं जमेगा, जब ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो खून को ज़्यादा थिक करके तो थ्रोम्बोसाइटोसिस की तरफ ले जाएंगे, जिसमें कि खून में फिर क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। और जो स्ट्रोक्स होते हैं वो शायद हाँ, वो फिर थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से। अच्छा, इसमें एक और ब्लड में जब हमारे पास ब्लड सीपी वगैरह की रिपोर्ट आती है तो उसमें ब्लड के साथ साथ ब्लड सीपी या ब्लड सीपीसी के साथ जो है ESR भी लफ्ज़ लिखा हुआ होता है, समझ आए? तो ये जो है एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसे कहते हैं। ESR जो है बॉडी में जो बढ़ता है, नॉर्मली जो है इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 10 तक होता है। जब ये इंक्रीज हो जाए तो मुख्तलिफ डिजीज़, ये सोजिशी अमराज जो हैं उनमें ये जिस्म में बढ़ जाता है और ये बताता है कि जिस्म में इतनी सोजिश है। जितना ज़्यादा ESR बड़ा होगा, जैसे नॉर्मल इसकी रेंज जो है वो अगर 10 है, तो जितना ये 10 से ज़्यादा बड़ा हुआ होगा हम कहेंगे कि जिस्म में इतनी सोजिश बढ़ी हुई है। जैसे टीबी में फेफड़ों में सोजिश बढ़ जाती है, मतलब डिजीज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में हम देखते हैं कि लंग्स में, फेफड़ों में जो है वो सोजिश हो जाती है। इसी तरह जोड़ों के दर्दों में, आर्थराइटिस में, जोड़ों में सोजिश बढ़ जाती है। अगर इस तरह की बीमारियों में जब हम ESR बढ़ा हुआ देखेंगे तो हम जितना बढ़ा हुआ होगा, जितनी शिद्दत में होगा, हम ये समझेंगे कि इतनी ही बॉडी में सोजिश, इन्फ्लामेशन जो है वो ज़्यादा होगा। ये लास्ट टाइम हमने CP डिस्कस किया तो उसमें रह गया था, उसमें टाइम कर लेते हैं। अभी भी क्योंकि ब्लड से रिलेटेड था तो उसमें सेडिमेंटेशन रेट पीछे एरेथ्रोसाइट, ये अगर हमें नाम ही पता होगा, हमें ये ESR सिंपली याद रखने के लिए जो है वो आसान लफ्ज़ है। सब ये बता दो। अच्छा, ESR डॉक्टर साहब इनका उनसे कोई लिंक है जो हमने वो जो RDC, हाँ जी, उसी से लेते हैं क्योंकि उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा, उसी टेस्ट में ये भी परफॉर्म किया जाता है, उसी टेस्ट का एक हिस्सा है। तो आज हमने जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से ब्लड को लिया और ब्लड के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आगे अब ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम जो है वो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन और एनाटॉमी के हवाले से डिस्कस करेंगे, फिर हम ब्लड की सर्कुलेशन को फिजियोलॉजिकली देखेंगे और फिर अगर जो उसमें प्रॉब्लम्स हमें पेश आते हैं, सामने हमें देखने में आते हैं कौन कौन सी डिजीज़ हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की आएंगी, तो वो हम फिर उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम आगे इसी को लेकर जो है फर्दर हम चलेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।